India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी होगी। बलात्कार और हत्या के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, दोष रखा बरकरार, मृत्युदंड को किया रद्द। जुर्म के वक्त नाबालिग था दोषी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित बलात्कार मामले में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निचली कोर्ट का आदेश किया रद्द। अभिनेत्री यौन शोषण मामले में केरल हाईकोर्ट ने आरोपी सुनील एनएस की जमानत याचिका दूसरी बार की खारिज। लगभग 6 साल से न्यायिक हिरासत में है आरोपी। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जेल भेजे जाने का आदेश आने के बाद सिसोदिया के वकीलों ने उन्हें जेल में चश्मा, डायरी, पेन और श्रीमद् भागवत गीता दिए जाने का अनुरोध किया। विशेष सीबीआई जज M.K. नागपाल ने इसे स्वीकार कर लिया। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से वो सीबीआई की हिरासत में थे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को विपश्यना सेल में भेजा है। उन्हें गीता, डायरी और पेन रखने की इजाजत दी है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दवाएं रखने की भी इजाजत मिली है। आज उन्होंने मीडिया को भी ब्लेम किया, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को भी ब्लेम किया और इवन लॉयर्स के बारे में ये कहा कि ये कह रहे हैं कि इलीगल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। डिफेंस लॉयर तो कहेगा ना कि इलीगल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फेयर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। ये तो हमारा राइट है, हम कैसे एडमिट कर लेंगे उनका सब कुछ ठीक कर रहे हैं वो लोग। तो जो टोटल फ्रस्ट्रेशन आज नजर आई उनके पार्ट पे, ये दर्शाता है कि सीबीआई के पास कोई कोजेंट रिलायबल एविडेंस आज तक मनीष जी के खिलाफ नहीं है और हमें पूरा विश्वास है कि 10 तारीख को मनीष जी को बेल मिलेगी। न्यायाधीश ने ये भी कहा कि वो मीडिया को मामले की रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते हैं और जब तक विरोध आदि शांतिपूर्ण है, अदालत चिंतित नहीं होगी। सिसोदिया की अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी होगी। दरअसल 4 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सीबीआई रिमांड को 2 दिन और बढ़ा दिया था। हालांकि सीबीआई ने अदालत से मनीष सिसोदिया को 3 और दिनों के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी। अदालत ने सिसोदिया द्वारा दायर जमानत पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया था। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता 1 सप्ताह से सीबीआई की हिरासत में हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद 5 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें शनिवार को अदालत में पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने केंद्रीय एजेंसी को 2 और दिनों के लिए अपनी रिमांड पर भेजा था। सिसोदिया और आपके अन्य सदस्यों के खिलाफ सीबीआई का आरोप है कि उन्होंने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब के लाइसेंस दिए। ये आरोप लगाया गया है कि उत्पाद शुल्क नीति में इस तरह से बदलाव किया गया
जिससे कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ और इसके बदले रिश्वत प्राप्त हुई। देखिए, मनीष सिसोदिया जी की बेल एप्लीकेशन 10 तारीख के लिए कोर्ट के सामने पेंडिंग है। आज 7 दिन के पुलिस रिमांड के बाद और कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद हमें नहीं लगता कि वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाए कि उन्हें कोई ऐसी चीज हाथ लगी है मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जिसकी वजह से वो कह सकते हो कि ये वाकई इन्होंने अपराध किया है। हालांकि उन्होंने जुडिशियल कस्टडी की डिमांड की। जज साहब ने उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। इसका सीधा अर्थ ये है कि अब बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी और हमें उम्मीद है कि 10 तारीख को उनको बेल मिल जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने मामला दर्ज किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उप मुख्यमंत्री ने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया और एक ऐसी नीति अधिसूचित की जिसके महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव थे। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के दोषी को राहत दी है। कोर्ट ने पाया कि जुर्म के वक्त वो नाबालिग था। ऐसे में अदालत ने दोष तो बरकरार रखा लेकिन मृत्युदंड को रद्द कर दिया। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सजा की अधिकतम सीमा 3 साल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में नाबालिग के बलात्कार और हत्या के दोषी एक व्यक्ति की मौत की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि अपराध के समय दोषी किशोर था। ट्रायल कोर्ट ने उसे मृत्युदंड दिया था, जिसकी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुष्टि की थी और जिसके बाद उसने शीर्ष अदालत में संपर्क किया। दोषी की अपील जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, उसी समय उसने अपनी एक आवेदन के जरिए अपनी किशोर उम्र का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने तब ट्रायल कोर्ट से दोषी व्यक्ति की ओर से किए गए दावे के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा। ट्रायल कोर्ट ने बताया कि दोषी की जन्म तिथि निर्णायक रूप से 25 जुलाई 2002 साबित हुई। इसका मतलब ये था कि अपराध की तारीख यानी 15 दिसंबर 2017 को वो 15 साल का था, क्योंकि अधिकतम सजा जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार एक किशोर को दी जा सकती है वो 3 साल की कैद है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको दी गई मृत्युदंड की सजा को रद्द कर दिया और उसे रिहा करने का आदेश दिया, क्योंकि वो पहले ही 5 साल कारावास में रह चुका था। अदालत ने हालांकि कहा कि सत्र न्यायालय में किया गया ट्रायल और सजा को कानून में खराब नहीं माना जाएगा, भले ही बाद में उस व्यक्ति को किशोर मान लिया गया हो। जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने ये केवल सजा का प्रश्न है, जिसके लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी की किशोरता के बारे में रिपोर्ट किए जाने के बाद बेंच ने निम्न मुद्दों पर विचार किया। सेशन कोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र के अभाव के कारण क्या ट्रायल खराब माना जाएगा और क्या केवल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही मौजूदा मामले में अपराध की जांच कर सकता था? अगर JJB ने जांच नहीं की तो क्या पूरी कार्यवाही को रद्द करने की आवश्यकता है या 2015 अधिनियम के अनुसार केवल सजा पर विचार की आवश्यकता होगी? अदालत ने उल्लेख किया कि 2015 अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के अनुसार अदालत ने पाया कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया था, यदि उसे अपराध की तारीख पर किशोर पाया जाता है तो उचित आदेश और सजा के लिए मामले को JJB को भेज दिया जाएगा और कोर्ट की ओर से कोई आदेश और सजा दी गई हो तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार अदालत ने सजा को बरकरार रखा और मौत की सजा को रद्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हिजाब मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेगा जो कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध से संबंधित है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JV पारदीवाला और PS नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था, जिसमें अदालत से मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने का आग्रह किया गया था ताकि छात्रों द्वारा हिजाब पहनकर आगामी परीक्षाओं में उपस्थित होने की अंतरिम प्रार्थना पर सुनवाई की जा सके। सबसे पहले CJI ने कहा कि मामले को शीर्ष अदालत के आगामी होली अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। वकील ने कहा लेकिन परीक्षा 5 दिनों की बात है। CJI ने कहा आप आखिरी दिन आ रहे हैं, ये 2 बार और 10 दिन पहले भी उल्लेख किया गया था। वकील ने जवाब दिया। CJI ने आश्वासन दिया, ठीक है, मैं एक पीठ का गठन करूंगा और इसे सुनूंगा। इस मामले का पहले 2 मौकों 23 जनवरी और 22 फरवरी को उल्लेख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने पिछले साल अक्टूबर में सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए खंडित फैसला
सुनाया था, जिसने राज्य के सरकारी कॉलेजों को कॉलेज कैंपस में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया था। प्रतिबंध को शुरू में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने राज्य के प्रतिबंध को बरकरार रखा था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने प्रतिबंध को बरकरार रखा, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने इसे रद्द कर दिया, जिसके बाद मामले की सुनवाई एक बड़ी पीठ द्वारा आवश्यक हो गई है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट के खंडित फैसले के बाद प्रभावित छात्र सरकारी कॉलेजेस में निजी कॉलेजेस में चले गए। हालांकि चूंकि परीक्षा केवल सरकारी कॉलेजेस में आयोजित की जा सकती है, इसीलिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि उन्हें हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सके। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को 2017 में अभिनेत्री के साथ मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी पल्सर सुनी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें मलयालम सिने अभिनेता दिलीप भी आरोपी है। न्यायमूर्ति पीवी कुंजीकृष्णन ने सुनी द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश पारित किया। आरोपी इस सिलसिले में लगभग 6 साल से न्यायिक हिरासत में है। मामला एक प्रमुख महिला अभिनेत्री के अपहरण का है। आरोप है कि अभिनेता दिलीप के घर पर कथित रूप से फोटो खिंचवाने और यौन उत्पीड़न किया गया था। ये दूसरी बार है जब हाईकोर्ट सुनी की जमानत याचिका खारिज कर रहा है और इससे पहले इसी जज ने पिछले साल उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुनील एनएस, जिन्हें उनके उपनाम पल्सर सुनी के नाम से भी जाना जाता है, इस मामले में पहले आरोपी हैं। सुनील ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं के सामने खुलासा किया था कि दिलीप सहित मलयालम फिल्म उद्योग के प्रमुख व्यक्ति न केवल अपराध में शामिल थे, बल्कि इसके पीछे मास्टरमाइंड भी थे। सुनील की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीवी कुन्नीकृष्णन ने टिप्पणी की कि भले ही आरोपी ने सलाखों के पीछे 6 साल बिताए हों और मुकदमा समाप्त नहीं हुआ हो, उसके द्वारा किए गए कथित अपराधों की गंभीरता पर विचार करने के बाद ही जमानत दी जा सकती है। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि पीड़ित अभिनेत्री द्वारा दिए गए सबूतों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि ये घटना क्रूर प्रकृति की थी। पिछली बार जमानत के लिए सुनी ने पिछले साल मार्च में केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। जुलाई में शीर्ष अदालत ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और उत्तरजीवी के बयान पर ध्यान देने पर केरल उच्च न्यायालय के जमानत से इनकार करने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखा। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि सुनवाई उचित समय के भीतर समाप्त नहीं होती है तो सुनी उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत अर्जी का नवीनीकरण कर सकते हैं। ये उसी आदेश के अनुरूप है कि सुनी ने वर्तमान याचिका दायर की। मामले की सुनवाई फिलहाल एर्नाकुलम के प्रधान सत्र न्यायालय में चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित बलात्कार मामले में बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन के भाई शाहबाज हुसैन ने 2017 में शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। साथ में ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेता ने उसे इस मामले को उजागर नहीं करने और इस बारे में आवाज नहीं उठाने के लिए कहा, जबकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। पिछले साल 31 मई को आपराधिक पुनरीक्षण में पटियाला हाउस कोर्ट के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पाया कि महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत में शाहबाज हुसैन द्वारा संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि शाहबाज हुसैन और बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जस्टिस अमित महाजन ने इस आदेश को दरकिनार करते हुए हुसैन और उनके भाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले को नए सिरे से तय करने के लिए वापस अदालत में भेज दिया। अदालत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली शाहबाज हुसैन और शाहनवाज हुसैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। महिला ने आरोप लगाया कि शाहबाज हुसैन ने उसके साथ शादी के वादे पर बलात्कार किया। बाद में उसे पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। महिला ने आरोप लगाया कि वो समर्थन मांगने के लिए शाहनवाज हुसैन के घर गई, हालांकि उन्हें उसे शांत किया और उसे इस मामले को उजागर नहीं करने और आवाज नहीं उठाने के लिए कहा और कहा कि ऐसा करना दोनों पक्षों के लिए हानिकारक होगा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शाहबाज हुसैन ने जनवरी 2017 में एक मौलवी की मौजूदगी में उससे
शादी की, लेकिन बाद में उसे पता चला कि मौलवी ने एक नकली विवाह प्रमाण पत्र जारी किया था। अदालत ने सुनवाई की तारीख तय करने के लिए संबंधित अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए विवादित आदेश रद्द कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में कैदियों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है और बिना किसी भेदभाव के उन्हें पैरोल या फरलों पर विचार किया जाता है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने जेलों में कुछ कैदियों को विशेष सुविधाएं दिए जाने के मुद्दे पर 2015 में शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले में कार्यवाही बंद कर दी। 10 फरवरी को दायर नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार ने प्रस्तुत किया कि कैदियों को पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध कराया जाता है और मेडिकल अधिकारी की सिफारिश पर मेडिकल उपचार से गुजर रहे कैदियों को लकड़ी के बिस्तर उपलब्ध कराए जाते हैं। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया, ये प्रस्तुत किया गया कि दिल्ली की जेलों में कैदियों के बीच लिंग, जाति, पंथ, धर्म, सामाजिक स्थिति, वित्तीय स्थिति, शैक्षिक स्थिति, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इसमें आगे कहा गया कि संबंधित विभाग महिला बंदियों के लिए सेमी ओपन जेल स्थापित करने की प्रक्रिया में है। पुरुष कैदियों के लिए इसी तरह की जेल पहले से ही है। सरकार ने प्रस्तुत किया, नए कारागार नियमों में समानता और मानवीय गरिमा की चिंता अनिवार्य है। यहाँ ये भी उल्लेख किया जा सकता है कि समाज में विकास के संदर्भ में परिवर्तन के अनुसार श्रम व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी विचार किया गया है और बंदियों को ऐसी आवश्यकताओं के अनुसार सुधार प्रशिक्षण देने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें जेल से रिहा होने के बाद समाज के साथ फिर से जोड़ने में सक्षम बनाया जा सके। स्टेटस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अदालत ने ये कहते हुए मामले का निस्तारण कर दिया कि आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़िता की मां की सहमति के बाद एक 19 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण या पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले को रद्द कर दिया है। जस्टिस नितिन सांबरे और एसजी डिगे की खंडपीठ ने पाया कि आरोपी एक छात्र था जो नाबालिग लड़की के साथ दोस्ताना संबंध रखता था और अपने माता पिता की जानकारी के बिना उसके साथ रहता था। अदालत को अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए कोई अन्य कारण नहीं मिला और इसीलिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। मां द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी पर नवंबर 2021 में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 363 और पॉक्सो की धारा 8 और 12 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता मां द्वारा दायर हलफनामे के आधार पर सहमति से रद्द करने की मांग वाली याचिका के साथ आरोपी छात्र ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मां के हलफनामे में कहा गया कि अपनी बेटी से बात करने के बाद उसे पता चला कि वो अपने माता पिता को बताए बिना कुछ समय के लिए आरोपी के साथ रही थी। पीड़िता और उसकी मां के बीच संवादहीनता के कारण मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने ये भी बताया कि उसका शिकायतकर्ता की कानूनी हिरासत से लड़की के अपहरण का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि धारा 354 के तहत आरोप हताशा में लगाया गया था क्योंकि नाबालिग लड़की का पता नहीं चल सका था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की 2005 में हुई हत्या के आरोपी फरहान की जमानत रद्द करते हुए पाया था कि थाना धूमनगंज प्रयागराज के क्षेत्र में राज्य सरकार का रिट नहीं चलता बल्कि खूंखार अपराधी अतीक अहमद का हुक्म चलता है। अदालत ने इस प्रकार देखा क्योंकि ये नोट किया गया कि राजू पाल और हत्या के मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल पिछले महीने जिनकी हत्या कर दी गई, दोनों को हमलावरों ने कथित रूप से पूर्व सांसद अतीक अहमद के इशारे पर मार डाला था। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा, हाल ही में राजू पाल के मामले के एक मुख्य गवाह को अतीक अहमद और उसके गिरोह के सदस्यों द्वारा कथित रूप से एक दिन दहाड़े घटना में सबसे भीषण और दुस्साहसी तरीके से खत्म कर दिया गया। सभी अपराध पुलिस स्टेशन धूमनगंज प्रयागराज में दर्ज हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि थाना धूमनगंज के क्षेत्र में राज्य सरकार का रिट नहीं चलता बल्कि खूंखार अपराधी अतीक अहमद का रिट चलता है। मारे गए उमेश पाल द्वारा दायर जमानत रद्द करने की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें यह पाया गया कि आरोपी फरहान एक भयंकर अपराधी है जो आरोपी अतीक अहमद के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक गिरोहों में से एक है। अदालत ने यह भी कहा कि हत्या के मामले जिससे
मौजूदा विधायक राजू पाल और उनके 2 सुरक्षा गार्ड्स की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, उसमें निचली अदालत द्वारा की गई जमानत पर छूटने के बाद उसने एक के बाद एक जघन्य प्रकृति के अपराध किए। अभियुक्त फरहान को सत्र न्यायाधीश इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2005 में जमानत दी गई थी। हालांकि जमानत पर रिहा होने के बाद उसका नाम 25 मामलों में आरोपी के रूप में सामने आया, जिसमें आईपीसी की धारा 302 के तहत 3 अपराध, आईपीसी की धारा 364 के तहत 3 अपराध और आईपीसी की धारा 307 और आईपीसी की धारा 376 डी के तहत अपराध शामिल हैं। अदालत ने पाया कि उसके खिलाफ मामलों को ध्यान में रखते हुए उसने न केवल जमानत के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया, बल्कि वो हत्या के 3 मामलों सहित कई अपराधों में भी शामिल रहा है। नतीजतन ये पाते हुए कि अभियुक्त प्रतिवादी गवाहों के लिए खतरा होगा और उसकी स्वतंत्रता, कानून का पालन करने वाले नागरिकों और गवाहों के जीवन, सुरक्षा और सुरक्षा के लिए खतरा होगी, अदालत ने उसकी जमानत को रद्द कर दिया। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.